गुड मॉर्निंग क्लास 11। हमारा ड्राइंग का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जो कि आइडल क्राफ्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता के मूर्ति शिल्प। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 से। भारत में सिंधु कला से ही मूर्ति के प्रमाणिक अस्तित्व मिलते हैं, किंतु कल्पना की जाती है कि मूर्ति का उद्भव उत्तर पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था, जहाँ चित्र द्विआयामी है और कभी कभी गठनशीलता के कारण त्रिआयामी भ्रम आभासित होता है। वहीं दूसरी ओर मूर्ति पूर्णतः त्रिआयामी सृजन है, जिसकी लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ मोटाई होती है, गहराई होती है और अंतराल में भी स्थान घेरती है। मूर्ति त्रिआयामी होने के कारण किसी ठोस पदार्थ से बनाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, अष्टधातु, सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम धातु, रत्न, उपरत्न, कांच, कड़े व मुलायम पत्थर, मसाले, मिट्टी, मोम, लाख, गंधक, हाथीदांत, लकड़ी, कागज की लुगदी, कोई भी ठोस रूप लेने वाला पदार्थ आदि उपादानों को उनकी प्रकृति के अनुसार गढ़कर, खोदकर, उभारकर, कोरकर, पीटकर, ढालकर इच्छित त्रिआयामी रूप देकर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। सिंधु काल के बाद मौर्य काल से भी यही कहा जा सकता है कि बुद्ध के आविर्भाव से ही एक समृद्ध मूर्ति कला का सिलसिला भारत में चला। इन 2500 साल वर्षों में हर युग की रुचि और रीति के कारण मूर्ति शैली में कई परिवर्तन हुए, यानी कि अलग अलग रीतियाँ चलती आई है भारत में और उन रीतियों के अकॉर्डिंग ही मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं। रीति और शैली में इस परिवर्तन ने ही कला इतिहास को जन्म दिया, जिसमें विषय वस्तु तक रुचि रखना महत्वपूर्ण है। मूर्ति के महत्व सौंदर्य और आकर्षकता है। रुचि में आने वाले परिवर्तन और शैली के विकास का ही, क्योंकि हर पीढ़ी का कलाकार कलाकृतियों के माध्यम से सौंदर्य की अपनी रुचि को, जिसे वह सुंदर समझता है, उसको अपने पूर्वजों के सौंदर्य संबंधी आदर्शों को बदलने की प्रक्रिया को अभिव्यक्ति देता है। इसी प्रकार भारतीय कला की सदियों से एक जैसी नहीं रही, यानी कि भारतीय कला में भी बदलाव आते जा रहे हैं। इस समय में कई भारतीय व पाश्चात्य प्रभाव पड़े और भारतीय मूर्ति शिल्प में परिवर्तन लाकर क्रमिक रूप से विभिन्न शैलियों ने अपना इतिहास बनाया। यह शैली हर युग में विभिन्न होती है और निरंतर बदलती रहती है। मूर्ति कला का यह अध्ययन मूर्ति कला के इतिहास की शैलियों से संबंध में है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से है। ईसा पूर्व 2700 वर्ष से 1700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी में एक अत्यंत उन्नत व समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी की घाटी में होने से इसे सिंधु घाटी कहा जाता है। यहाँ पर खुदाई में 2 महत्वपूर्ण नगर प्राप्त हुए, जिन्हें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यहाँ खुदाई से पता चलता है कि ये सभ्यता बहुत ही विकसित थी। भवन निर्माण में पकाई गई ईंटों को काम में लिया गया है। चौड़े रास्ते, पक्की नालियाँ, स्नानागार, मकानों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। पक्की ईंटों के फर्श, सार्वजनिक जलाशय, राजप्रसाद, धान्यागार तथा सार्वजनिक भवन मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त सामग्री व नगर विन्यास को देखकर नेहरू जी ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी में लिखा है कि यह एक दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान की कहानी के इस ऊषा काल में हम उसे एक नन्हे बच्चे के रूप में नहीं देखते, बल्कि इस वक्त भी अनेक प्रकार से सयाना हो चुका है। वह जिंदगी के तरीकों से अनजान नहीं है। वह किसी धुंधली और ना हासिल होने वाली दूसरी दुनिया के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने जिंदगी की कला में, रहन सहन के साधनों में काफ़ी तरक्की कर ली है और न महज सुंदर चीज़ों की रचना की है, बल्कि आज की सभ्यता के उपयोगों और खास चिन्हों, हमारे हमामों और नालियों को भी तैयार किया है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल नगरों से प्राप्त सामग्री को देखकर पता चलता है कि यहाँ की आबादी कृषि कार्य व व्यापारिक धंधों में लगी थी और इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पर समाधियाँ,
तालाब तथा स्नानागार प्राप्त हुए हैं। चौड़ी सड़कों पर दोनों ओर पानी निकास के लिए नालियों तथा प्रकाश स्तंभ भी लगे हुए हैं। इन सबको देखकर पता चलता है कि मोहनजोदड़ो नगर एक समृद्ध व व्यापारिक केंद्र था। यहाँ की जमीन उपजाऊ होने के कारण कृषि कार्य भी उच्च स्तर पे होता था। यही कारण था कि यह नगर समृद्ध था। यहाँ पर प्राप्त सामग्री में सूती कपड़ों के टुकड़े, करघे, आभूषण जैसे हार, अंगूठियाँ, छल्ले, पेटियाँ, कुंडल तथा कड़े प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आभूषण सोने, चांदी, हाथीदार, हड्डी, कांसे, तांबे तथा पकी हुई मिट्टी के बने हुए थे। इसके अतिरिक्त युद्ध के हथियारों में तीर, कमान, भाले, कुल्हाड़ियाँ, छैनियाँ, उस्तरे आदि कांसे या तांबे से प्राप्त हुए हैं। मोहरे यानी स्टैम्प। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त मोहरे कई प्रकार की है। इसका कारण इस सभ्यता का कई चरणों से गुजरना है। प्राप्त मोहरों को मिट्टी से पकाकर तैयार किया गया है। ये मोहरें कई आकारों में मिली है, जैसे गोल या बेलनाकार या चौकोर आदि। प्राप्त मोहरों पर भैंसे, मेंढे, गेंडा, वृषभ, सूअर आदि कलाकृतियाँ उभार कर बनाई गई है। मोहरों पर 1 से 3 रेखाओं में लिपि भी अंकित की गई है। इन मोहरों के आकार भी कई प्रकार के हैं। 1.25 इंच से 1.25 इंच वर्गाकार में है। चित्र के अवशेष केवल मृत्तिका पात्रों पर ही मिलते हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के में मोहरों के अतिरिक्त कलात्मक सामग्री मिली है। उनमें पके हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कई आकार के हैं। इन बर्तनों पर काले तथा गेरू रंग से रंग किया गया है, यानी बर्तनों पर कलर भी किया गया है। ब्लैक कलर और गेरू यानी कि ब्राउन कलर किया गया है तथा कई ज्यामितीय आकार भी बनाए गए हैं, यानी कि कुछ डिजाइन्स भी उनके ऊपर बनाई गई है। बर्तनों को चाक पर बनाकर पकाया जाता था तथा इन पर पॉलिश का काम भी होता था, यानी उस समय पॉलिश भी की जाती थी इन पे। इन बर्तनों के अलावा यहाँ प्राप्त पक्की मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं जो मानव की कला अभिरुचि के परिचायक हैं। इन खिलौनों में झुंझुने, सीटियाँ, पुरुष तथा स्त्री आकृतियाँ, पहिए की गाड़ी, चिड़िया व मनके मिले हैं जिन्हें वे अपने आप को सजाने के रूप में काम में लेते थे। यानी कि काफ़ी कुछ उस टाइम खिलौने मिट्टी के और काफ़ी कुछ मतलब मिला था। मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो में कई प्रकार की मूर्तियाँ मिली है जिनमें मिट्टी, तांबे, कांसे, पीतल व पत्थर की मूर्तियाँ हैं। प्राप्त मूर्तियों में पशु पक्षियों के अलावा मानवाकृतियाँ भी मिली है जिन्हें देव के रूप में माना गया है। यानी कि कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी मिली है मानव की आकृति जिन्हें ऐसा माना गया है कि देवता के रूप में, जैसे वो देवता हैं और उनकी पूजा की जाती थी। प्राप्त मूर्तियों में पृथ्वी देवी, काली देवी, कांसे की नग्न नर्तकी, 2 मानव धड़, पद्मासन लगाए योगी की मूर्ति व मोहरे पर नंदी की मूर्ति से प्रकट होता है कि ये लोग शैव धर्म को मानते थे। मोहनजोदड़ो की कांसे की नग्न नर्तकी उन्नत ढलाई का नमूना है। इसके अलावा 2 धड़ मिले हैं जिसमें एक पुरुष धड़ की ऊंचाई 7 है जिनमें दुशाला अलंकृत पत्तियों से बनाया गया है। चेहरे पर दाढ़ी में मूछें भी बनाई गई है। दूसरा धड़ नर्तकी का है जो आनुपातिक नहीं है। इसकी ऊंचाई 4 से 1/4 है जो पीतल से ढालकर बनाई गई है। यानी कि वो जो मूर्ति बनाई गई है उसका कोई भी आकार, यानी कि हाथ ज़्यादा लंबे बना दिए, चेहरा छोटा बना दिया, पैर लंबे बना दिए, मतलब उसका कोई आनुपातिक वो है नहीं, ऐसे ही बनाई गई है बिना अनुपात के। हाथ पैर धड़ से अधिक लंबे बनाए गए हैं। इसका एक हाथ कूल्हे पर तथा दूसरे हाथ से ताल दे रही है। बाएं हाथ से नीचे से ऊपर तक कड़े पहने हुए हैं। यह भी उस समय की उन्नत ढलाई का नमूना है। इसके अलावा एक योगी की मूर्ति मिली है जो ध्यानावस्थित है तथा पद्मासन लगाए हुए है। हड़प्पा की खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली है उनमें 2 धड़ प्राप्त हुए हैं जिनमें एक लाल बालू पत्थर से तथा दूसरा स्लेटी पत्थर से निर्मित है जो कि रचना के सौंदर्य की दृष्टि से बेजोड़ है। शारीरिक रचना संतुलित व एवं वास्तविक है। पेट हल्की गोलाई लिए हुए हैं। दूसरा धड़ जो स्लेटी पत्थर से बना हुआ है किसी नर्तक का मालूम पड़ता है, ऐसा उसकी हाथ पैर की मुद्राओं से महसूस हुआ है। यानी कि जो उसकी मूर्ति बनाई गई है उसके हाथ पैरों को देखकर ऐसा महसूस
है जैसे कि ये कोई नर्तक है। यह शिल्प खड़ी मुद्रा में है और उसका बायां पैर ऊपर की ओर उठा हुआ है, वह शरीर आगे की ओर झुका हुआ है। यह शिल्प भी प्रथम शिल्प की भांति निर्मित है, लेकिन इसमें हाथ पैर भी बनाए गए हैं। उपरोक्त कला सामग्री से पता चलता है कि सिंधु घाटी भी सभ्यता की एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी और उस समय के मानव ने धातुओं को गलाना व ढालना अच्छी तरह से सीख लिया था। मुद्राओं का चलन भी उस समय हो गया था, जिससे पता चलता है कि उस समय के व्यक्तियों का व्यापार देश में नहीं अपितु अन्य देशों से भी होता था। इसके प्रमाण प्राप्त मोहरे हैं। मिट्टी के बर्तन आज के टेराकोटा से भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भवन विन्यास से भी उस समय की वास्तु की जानकारी मिलती है तथा वहाँ के लोगों की जीवन शैली का परिचय आज भी ये अवशेष बता रहे हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मूर्ति कला जो है वो आधुनिक कला है, ये एक प्राचीन कला है, क्योंकि जो खुदाई में प्राप्त हमें कई तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, उनको देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि उस समय के भी जो लोग थे उन्हें इस मूर्ति कला का अच्छा नॉलेज था, वो अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये कई मूर्तियाँ नष्ट होती गई है, जो हमें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो हमें मूर्तियाँ मिली है सिर्फ उससे एक अनुमान लगाया गया है कि उस समय की है और किस चीज़ की मूर्ति बनाई गई है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो गया, सिंधु सभ्यता की मूर्ति शिल्प। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं पीछे, जो बहुत ही ईजी हैं, हम आराम से कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा कहाँ है, ये मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर में। कांसे की जो नर्तकी थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी, ये हमें हड़प्पा में प्राप्त हुई थी। हड़प्पा की जो कांसे की मूर्ति, कांसे की जो नर्तकी थी वो मोहनजोदड़ो में मिली थी, एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली थी। दुशाला ओडे योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई थी, ये हमने पढ़ा था। दुशाला ओडे जो मानव धड़ मिले थे वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मृण पात्रों की सभ्यता को दूसरे नाम से जाना जाता है, वह क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के नाम लिखने हैं हमें। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के प्रकार बताइए। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त कलात्मक सामग्री पर एक निबंध लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त कलात्मक सामग्री, यानी कि जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहरें प्राप्त हुई है कई तरह की, किस तरह की मोहरें हैं, उस पर किस तरह के चित्र बने हुए हैं और किस धातु से बनाई गई है, उन सब के बारे में लिखना है हमको। उसके बाद जो हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, किस किस तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, किस धातु की बनी हुई है, और उस मूर्तियों को देख के कैसा लगता है कि जैसे किसी नर्तकी का है, या जैसे उसका हाथ उठा हुआ है, उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी नर्तकी की है, उसकी मुद्राओं को देखकर। और जो मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है हमें, मृदु पात्रों पर अलंकार चित्र, और ये सब जो भी हमें मतलब उनके हाथों के द्वारा जो विभिन्न धातुओं में बनाए गए थे ये सामग्री, उन सब के बारे में एक निबंध लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छी तरह से कीजिएगा। बाकी जो हमें और भी चीज़ें मिली थी, जैसे कि आभूषण मिले थे, हार, अंगूठियाँ, छल्ले, पेटियाँ, कुंडल, कड़े, ये सब भी प्राप्त हुए थे, तो इनके बारे में भी हमें लिखना होगा। यही है सारी कलात्मक चीज़ें। आप इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ की जो हमें मतलब पूरा नगर प्राप्त हुआ है, वहाँ पे चौड़े रास्ते थे, पक्के नालियाँ थी, स्नानागार, मकान के दरवाजे गलियों में खुलते हुए, ये सब भी एक कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप इस क्वेश्चन में ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।